नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है दम में दम। इतना मत सोचो अक्षय। स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेज में किसी के प्रति आकर्षण हो जाना एक सामान्य सी बात है। इसमें नया क्या है? सुकन्या की बड़ी बहन होने के नाते मैं उसके स्वभाव के उतार चढ़ाव को शायद तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह समझती हूँ। अमृता दीदी ने अक्षय की उलझन को भांपते हुए कहा। फिर भी क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब, हाँ, उम, पता नहीं। ऑफिस में हुए पहले दिन की फॉर्मल बातचीत से लेकर इन 3 सालों में साथ-साथ काम करते हुए हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। और अब दीदी, मुझे लगता है कि वो किसी बात को लेकर तब तक सुकन्या टिफ़िन लेकर वहाँ आ गई। इतनी सुबह खाना बनाने का टाइम मिल जाता है तुझे? नहीं, यहाँ की टिफ़िन सर्विस बहुत अच्छी है। कहते-कहते सुकन्या डिब्बा खोलने लगी। बैठो अक्षय। अमृता दीदी अक्षय को लंच शेयर करने के लिए बुलाने लगी। तभी उसके मोबाइल पर बॉस का कॉल आ गया और वो वहाँ से चला गया। देर तक ऑफिस में काम करके जब अक्षय घर पहुँचा, आज बहुत देर कर दी बेटा? माँ ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। हाँ माँ, काम बहुत था आज, कहते हुए अपना बैग रखकर सीधे बाथरूम में चला गया। डिनर के समय जब पापा उसे बुलाने आए तो वो गहरी नींद में था। कुछ देर अपने बेटे को निहार कर कमरे की लाइट्स ऑफ करके बाहर आ गए। लगता है बहुत थक गया आज। अमृता दीदी ने सुकन्या का फेवरेट पुलाव बनाया है। ये देखकर वो बहुत खुश हो गई। खाना खाते समय अमृता दीदी ने पूछा, सुकन्या, तुम ठीक हो ना यहाँ? बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, आप खुद ही देख लो। घर की याद आती है? बहुत। अपना घर, आप सब। तुम तो तब से एक बार भी घर वापस नहीं गई। माँ पापा बहुत याद करते हैं तुम्हें। तूने पापा का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। वो तेरी जॉब को लेकर इतने खुश थे कि अपनी रूढ़िवादी सोच को पीछे धकेलते हुए मुंबई जैसे शहर में भी तुझे अकेले भेजने को तैयार हो गए। अच्छा ये बता अक्षय, कैसा लगता है तुझे? कुछ देर तक चुप रहने के बाद सुकन्या बोली, इतनी देर तक उससे बातें कर रही थी, आप ही बताओ। उसकी बातों से तो लगता है कि वो तुझे बहुत पसंद करता है। काफ़ी मदद की थी उसने शुरू में जब मैं यहाँ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। बस इतना ही? सुकन्या संकोच से भर गई। बोली, हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। अमृता दीदी ने शरारत शुरू कर दी तो सुकन्या ने टॉपिक बदलते हुए कहा, जब मैं मुंबई आने के लिए घर से निकली थी तो आपने और जीजू ने पापा से कहा था कि थोड़े थोड़े टाइम में फैमिली का कोई ना कोई मेंबर मेरे पास आता रहेगा। और देखो, 3 साल लग गए आपको यहाँ तक आने में। निखिल को अपने दोस्त संजीव की शादी में आना था, वरना शायद अभी भी ना हो पाता। तो जीजू आपके बिना शादी में क्यों चले गए? शादी तो कल है। आज बैचलर पार्टी का प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ केवल लड़के ही होंगे तो मैं क्या करती? इसलिए मुझे यहाँ तेरे पास छोड़कर वे संजीव के यहाँ चले गए। बैड मैनर्स। मुझसे हाय हेलो भी नहीं किया। दोस्त की बड़ी फिक्र है। तभी अमृता के मोबाइल पर रिंग हुई। लो, शैतान को याद किया, उन्हीं का कॉल है। मुस्कुराकर अमृता बोली, हेलो। अमृता यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई। क्या? कैसे? हम लोग पार्टी कर रहे थे, पता नहीं वहाँ पुलिस कैसे पहुँच गई। उधर से फ़ोन कट गया। अब किसे फ़ोन कर रही हो? सुकन्या ने देखा अमृता उसके फ़ोन से कॉल कर रही थी। अक्षय को। हेलो अक्षय। कौन? अमृता बोल रही हूँ, प्लीज़ तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। ओके, सब ठीक है ना दीदी? प्लीज़ हेल्प मी। अपने घर से सुकन्या के घर तक की दूरी को अक्षय ने कुछ मिनटों में ही तय कर लिया, लेकिन सुकन्या के मकान मालिक अंकल क्रिस्टो के सवालों का चक्रव्यूह भेदते भेदते उसे पूरा 1 घंटा लग गया। हम खूब जानता है, तुम जैसा छोकरा छोकरी लोग मस्ती करने को ऐसा पेइंग गेस्ट बनने का प्रिटेंड करता है। अंकल, हम ऑफिस में एक साथ काम करते हैं। तो फिर अपना ऑफिस इधर से लेके जाने का। चलो निकलो इधर से। प्लीज़ अंकल, उसे आने दीजिए, वो हमारी हेल्प करने के लिए आया है। इस बार अमृता दीदी ने अंकल से रिक्वेस्ट की तो अंकल क्रिस्टो ने अक्षय को घर में आने तो दिया, लेकिन इन लोगों की बातें सुनने के लिए साथ साथ ही उनके कमरे में गए। अमृता ने सारी स्थिति अक्षय के सामने रख दी।
अमृता, सुकन्या और अक्षय तीनों इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहे थे। तभी अंकल बोले, हम एक अच्छे लॉयर को जानता है। तीनों की आंखें चमक उठी। बट उसका फीस। आप उनसे बात कीजिए अंकल, प्लीज़, अमृता ने कहा। फीस का कोई इशू नहीं है, बस जीजू को इस झंझट से फ्री करना है, सुकन्या ने भी रिक्वेस्ट की। क्रिस्टो अंकल ने कोई नंबर डायल किया। इतनी रात को क्यों डिस्टर्ब करते हो क्रिस्टो? उधर से आवाज़ आई। एक इमरजेंसी है, अंकल ने वकील साहब को सारी बात बता दी। घबराहट और बेचैनी के कारण अमृता दीदी का बुरा हाल था। सुकन्या भी बहुत परेशान थी। तभी अमृता के फ़ोन पर रिंग हुई। देखा, पापा का कॉल है। आमतौर पर रात को 10 बजे के बाद उनका फ़ोन नहीं आता, खाना खाकर टाइमली सो जाते हैं। फिर आज, हेलो पापा, बेटा निखिल से बात कराओ, उनका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। पापा उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। निखिल के पापा यहाँ आए हुए हैं, उनके पास मुंबई थाने से कॉल आया था, कहते हैं निखिल लॉकअप में है। अमृता की हालत देखकर सुकन्या ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और बोली, आप लोग घबराइए मत, हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, उधर से पापा बोलते ही रह गए और सुकन्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंकल क्रिस्टो ने घर को ताला लगाया और फिर वे चारों वकील साहब की गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां संजीव के पापा और उनके वकील साहब पहले से ही मौजूद थे। ये अच्छा है, लड़के लोग नशाखोरी करते हैं और पीछे पीछे घर वाले छुड़ाने को आ जाते हैं। पुलिस यहाँ टाइम पास के लिए बैठी है, ऑन ड्यूटी ऑफिसर ने नाराज़गी जताई। क्या हम प्रूफ देख सकते हैं? वकील साहब गंभीर स्वर में बोले तो ऑफिसर के माथे में त्योरियां पड़ गई। तुम काले कोट वालों को क्या लगता है, हम यहाँ जनता से खुन्नस निकालने को हैं? युवा नस्ल को बर्बादी से रोकने की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जनाब। आधी रात को इन मस्तीखोरों को काबू में रखे हुए हैं, एक एक के घर वालों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप लोग हमें कोई इनाम देने वाले हैं, बल्कि इसलिए कि देश और समाज के प्रति हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आपको प्रूफ तो अब कोर्ट में ही दिखेगा। मौके की नज़ाकत को भांपते हुए अक्षय बोला, सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तारीफ? मेरा नाम अक्षय है, मैं निखिल का फ्रेंड, स्कूल कॉलेज के टाइम से ही उसको जानता हूँ। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है शायद। अक्षय ने अपना ऑफिशियल आईडी भी पुलिस को दिखाया। वो भी ऐसा नहीं है, आप भी 6 डिजिट सैलरीड पर्सन हैं। आप पार्टी में इनवाइटेड नहीं थे क्या? ऑफिसर ने व्यंग भरे लहजे में कहा। फिर बोला, पाटिल, फूड एंड ड्रिंक सैंपल टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई क्या? नहीं सर। गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाते हुए ऑफिसर ने अपने पोस्टर को एक्टिव करते हुए एक नंबर डायल किया। फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया। जनता की नींद उड़ाकर सो रहे हैं क्या डॉक्टर साहब? आपका ही काम चल रहा है सर। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी। ये केमिकल उतना ही नशीला है जितना कोई और नशा। एमडी कहते हैं इसे। दिखने में क्रिस्टल जैसा चमकीला होता है, खाने और पानी में आसानी से घुल मिल जाता है। चावल के दाने से बड़ा होता है, लेकिन खरीदने और बेचने वाले चावल कोड वर्ड से इसकी डील करते हैं। अमीर लोगों में आजकल बड़ा क्रेज़ बना हुआ है इसका। पार्टी से कलेक्ट हुए फूड सैंपल में इसकी मौजूदगी मिली है। थैंक्स, एनी टाइम सर। अक्षय की तरफ देखते हुए ऑफिसर बोला, क्या अब भी कुछ डाउट है? सॉल्यूशन निकालते हैं। इस बार संजीव के वकील साहब ने कमान संभाली। टेस्ट रिपोर्ट का इस कमरे से बाहर जाने का मतलब समझते हैं आप? 10 साल की कैद, 2 लाख का जुर्माना। ऑफिसर ने सिगरेट सुलगाकर पीठ कुर्सी पर जमा ली। सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अमृता के आंसू लगातार बह रहे थे। वो बार बार लॉकअप में बेबस खड़े अपने पति की तरफ देखे जा रही थी। संजीव के पापा अपने वकील को सबसे अलग में ले गए और बहुत धीमी आवाज़ में विचार विमर्श करके वापस आकर ऑफिसर से मुखातिब हुए। सर, बच्चों की गलती को एक बार माफ़ कर दीजिए, शादी ब्याह का मामला है, ये बात रात ही रात में गुल हो जाए तो अच्छा रहेगा। प्लीज़ सर, आपका कोऑपरेशन और आशीर्वाद मिल जाएगा तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। कहते कहते एक बड़ा सा लिफाफा टेबल के नीचे से ऑफिसर के हाथ में थमा दिया।
वाकई लिफाफा चमत्कारी था। उसके वजन का अनुमान होते ही ऑफिसर ने सबको छोड़ देने का आदेश दे दिया। निखिल के पिता के साथ अमृता के पिता भी वहां आ पहुंचे थे। पापा, आप, सॉरी पापा। अपने पिता को वहां देखकर शर्म से गड़ा जा रहा था निखिल। सुकन्या की निगाहें अक्षय को ही ढूंढ रही थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया था। सब लोगों ने अपने अपने घर की राह ली। सुबह के 5 बज रहे थे। 3 साल बाद मुंबई आए तो भी तेरी खैरियत जानने को नहीं, बल्कि तुझे मुसीबत में डालने को। पापा ने सुकन्या के सिर पर वात्सल्य भरा हाथ रखा तो उसकी भी आंखें नम हो गई। पापा, ऊपर वाला हम सबको अपने इशारे पर चलाता है, आप ही कहते थे ना, अमृता बोली। अब निखिल और उसके पापा भी अमृता की बात सुन रहे थे। सबको अपनी तरफ देखते हुए पाया तो बोली, इस बहाने आप अक्षय से मिल सके। खुलकर कहो ना, निखिल बोला। पापा, आप सुकन्या के लिए जैसा जीवन साथी ढूंढ रहे थे, अक्षय बिल्कुल वैसा ही है, सुख दुख में हमेशा साथ देने वाला। हाँ, देखा मैंने। चाय की ट्रे लिए सुकन्या को वहां खड़े देखा तो पापा ने उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। थकान और अधूरी नींद के साथ साथ उसकी आंखों में अक्षय के नाम की चमक भी थी। सबको चाय देकर वो जाने लगी तो अमृता ने उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा लिया। इतने समय के बाद परिवार का साथ सुकन्या को एनर्जेटिक बना रहा था। यहाँ आया हूँ तो ये भी देख लूँ कि बिटिया कहाँ काम करती है। श्योर पापा, दीदी के पास ऑफिस का एड्रेस है। मैं अब निकल रही हूँ, थोड़ा लेट हो गई। सुकन्या स्कूटी स्टार्ट करने लगी। ऑफिस में हमेशा की तरह सब लोगों को अपने अपने कामों में लगे देखा। अपनी सीट पर पहुंचने के बाद भी सुकन्या काम में मन नहीं लगा पा रही थी। फ़ोन देखा तो वहाँ भी अक्षय का कोई मैसेज नहीं था। चारों तरफ नजरें दौड़ाकर वो केवल अक्षय को ही ढूंढ रही थी। ऑफिस बॉय जब उसकी टेबल पर कॉफ़ी मग रख कर जाने लगा तो सुकन्या ने उससे पूछा, अक्षय सर की कॉफ़ी दे दी? अक्षय सर आज ऑफिस नहीं आए हैं, ऑफिस बॉय ने बताया। मन हुआ कि अभी फ़ोन करके अक्षय से बात कर ले, लेकिन जब बार बार उसका नंबर स्विच ऑफ मिला तो वो परेशान हो उठी। अब उसे अक्षय की फिक्र हो रही थी। घर लौटने के बाद भी तो कोई मैसेज या कॉल नहीं कर पाई थी वो उसे। फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म जो हो गई थी। चार्जिंग पर भी शायद दीदी ने ही लगाया होगा। अपना बैग उठाकर ऑफिस से बाहर निकल आई और स्कूटी को अक्षय के घर की तरफ मोड़ दिया। इतने दिनों के साथ में भी सुकन्या का ये पहला मौका था अक्षय के घर के भीतर दाखिल होने का। हमेशा बिल्डिंग के बाहर से गुजरते हुए बस देख पढ़ लेती थी। डोरबेल प्रेस की। दरवाज़ा खुला। नमस्ते जी, अक्षय तोमर। मैं अक्षय का पिता। तुम कौन? अंकल, मैं अक्षय की कलीग हूँ। किससे बात कर रहे हैं? पीछे से आती आवाज़ शायद अक्षय की मम्मी की थी। अंदर आ जाओ, वे बोली। उनके पीछे पीछे सुकन्या अंदर गई तो देखा एक खूबसूरत सी लड़की सोफे पर बैठी फ़ोन पर अपनी उंगलियां चला रही थी। उसने एक नज़र सुकन्या की तरफ देखा, वापस अपने काम में लग गई। सो रूड, अपने मन में सुकन्या सोच रही थी। ये कौन हो सकती है? अक्षय ने तो बताया था कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तो क्या शादी के लिए? ऐसा कैसे कर सकता है वो? लेकिन कल मैंने भी तो उसे दीदी से इंट्रोड्यूस करवाते समय केवल कलीग शब्द का इस्तेमाल किया था। इन लड़कों की यही तो प्रॉब्लम है, सब कुछ क्लियरली सुनना चाहते हैं। कैसे कह सकती थी मैं दीदी के सामने कि अक्षय बहुत खास है मेरे लिए। पानी? आंटी ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। माँ, आपने मेरे फ़ोन का बिल कहाँ रख दिया? अक्षय की आवाज़ में झुंझलाहट थी। मैं अभी आती हूँ। आंटी उसकी मदद के लिए अंदर चली गई तो अंकल ने पूरी बात साफ की। कल रात शायद तुम्हारा ही फ़ोन आया था। ये तो हम समझ गए थे कि कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उससे उस वक्त कुछ नहीं पूछा। अक्षय भी बहुत हड़बड़ी में घर से निकला था। जब कई घंटों तक कोई मैसेज नहीं मिला तो हमें फ़िक्र होने लगी। इधर से कॉल किया तो अक्षय का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हम लोगों के पास इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जब अक्षय घर लौटा तो हमारे पूछने पर उसने नोटिस किया कि उसका फ़ोन कहीं छूट गया। माँ बेटा बाहर ही आ रहे थे। सुकन्या को वहाँ देखकर अक्षय ने पूछा,
तुम यहाँ? सब ठीक है ना? वो सोफे पर उस लड़की के साथ बैठकर उसे बिल दिखा रहा था और सुकन्या उन दोनों को एक साथ कपल के रूप में देख रही थी। अंदाज़ा लगा रही थी कि ये ज़रूर घर वालों की पसंद रही होगी। आपने मिसिंग फ़ोन का एफआईआर तो करा दिया था ना? अब बिल की एक कॉपी वहाँ देकर नए सिम के लिए अप्लाई कर दीजिए। बाकी इंश्योरेंस कवर मैं देख लूँगी। हैव अ नाइस डे सर, कहकर वो लड़की अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। ओह, तो ये बात है। अपनी मूर्खता पर सुकन्या को हंसी आ गई। सुकन्या, कहाँ हो तुम? हम लोग तुम्हारे ऑफिस आए हुए हैं। फ़ोन पर अमृता दीदी की आवाज़ थी। दीदी फील्ड वर्क था, आप वहीं रुकिए, आ रही हूँ, इधर से सुकन्या बोली। अक्षय ने कहा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। बेटा, कल तुम बिना बताए वहाँ से चले आए, हम तो तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोल पाए। सुकन्या के पापा ने अक्षय से मिलकर खुशी जाहिर की। तभी सुकन्या के फ़ोन पर अमृता दीदी का वॉइस मैसेज आया। पापा को भी तेरा कलीग उतना ही अच्छा लगा जितना तुझे लगता है। और अक्षय को कहना कि उसे किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं, वो हम सब के लिए बहुत स्पेशल है। तो ये थी कहानी दम में दम। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।